प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, ये हमें आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का एक सुपर फास्ट रिवीजन। कौन सा? तो सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। इसमें आपके कुल 50 सवाल हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं इन 50 सवालों को, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए पहले सवाल को देख लेते हैं। पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था? 42वां, 44वां, 46वां या 48वां? तो चलिए आप लोग बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अधातु खनिज है? सीसा, कॉपर, टीन या चूना पत्थर? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अधातु खनिज कौन सा है? चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं जो टीन है, कॉपर है और सीसा है, ये तीनों ही धात्विक खनिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? 2, 4, 6 या 5? तो देखिए भारत के हर एक राज्यों में विधानसभा पाया जाता है। ठीक है, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद केवल 6 राज्यों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 बड़े राज्यों में केवल विधान परिषद पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? तो चलिए आप लोग बताइएगा कि विश्व का सबसे पहले परिभ्रमण किसने किया था समुद्री मार्ग के द्वारा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैगलन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो लोगों की संख्या पाई जाती है उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो वह बिहार है। कौन सा है? बिहार है। देखिए यहाँ की आबादी कितनी बढ़ती जा रही है कि यहाँ 2011 के जनगणना अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व मापा गया है। ठीक है, हालांकि यह संख्या अभी फिलहाल में और भी बढ़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? मुंगेर, भागलपुर, जमुई या साहेबगंज? तो देखिए जो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है यह भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिएगा अगला सवाल क्या बोला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो देखिए प्राथमिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिससे हमें सीधे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, यानी डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, वो प्राथमिक ऊर्जा हो जाएगा। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, इन सभी चीज़ों से हमें डायरेक्ट रूप से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वहीं जो विद्युत होता है इसका उत्पादन करने के लिए या तो हमें कोयले की आवश्यकता होती है या पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है। तो यह प्राथमिक ऊर्जा नहीं, यह द्वितीयक ऊर्जा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल है कि भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? 1753, 1653, 1853 या 1953? तो चलिए आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर है। तो भारत में सबसे पहली बार रेल कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी, यानी यह लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में सबसे पहला रेलगाड़ी चलाया गया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो आप लोग को पता होगा कि भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1900 क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को जो नुकसान हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें मारे भी गए थे। तो इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
10 नंबर सवाल है कि जून 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। कहाँ? तो रियो डी जेनेरो में, या साओ पोलो में, या ब्रासिलिया में, या कोर्टिबा में। तो आप लोग बताइएगा कि क्या हो जाएगा। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। ठीक है, कुल कितने पृथ्वी सम्मेलन हुए? तो कुल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुए। पहला रियो डी जेनेरो में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में दूसरा वाला हुआ था। ठीक है, वही तीसरा वाला जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था? तो यह जोहान्सबर्ग में हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। पहला वाला कब हुआ था? तो यह 1992 ईस्वी में हुआ था, और जो न्यूयॉर्क में हुआ था उसके 5 साल बाद यानी 1997 ईस्वी में हुआ था, और जो जोहान्सबर्ग में हुआ था उसके 5 साल बाद यानी 2002 ईस्वी में हुआ था। ये डेट भी आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां सवाल है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, जर्मनी, रूस या फ्रांस? तो चलिए आप लोग बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल है कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? ठीक है, पाक जल संधि सुन के आप लोग ये नहीं समझ जाइएगा कि इसका संबंध पाकिस्तान से है, बल्कि पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोग बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है इसे क्या नाम दिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग या यूपीएससी के अध्यक्ष? तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? निर्णय में देर, राष्ट्रीय भावना का अभाव, या राजनीतिक चेतना का अभाव, या जनमत पर आधारित? तो देखिए, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी लोकतंत्र जो सर्वोत्तम शासन है वो जनमत पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 नंबर सवाल है कि सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी, या अस्थिरता और आपसी फूट में वृद्धि, या विविधताओं में वृद्धि, या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी? तो देखिए, लोक सत्ता में सही भागीदारी का अर्थ होता है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव में कमी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल है कि ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्रसंघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? डिड नथिंग, यानी कुछ नहीं किया, पोलैंड को पुरस्कार दिया, या क्षेत्र को विभाजित किया, या जर्मनी को सम्मानित किया? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्र को विभाजित किया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल है कि मीन कैम्प किसकी रचना है? मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मीन कैम्प किसकी रचना है? तो हिटलर की रचना है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। हिटलर जो है इसे नाजीवाद का जन्मदाता कहा जाता है। किसका? नाजीवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिटलर को कहा जाता है। इनकी एक विचारधारा थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, या सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना, या ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या, या जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लूसितानिया को डुबाया जाना? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेवो में हत्या। ठीक है, इसी घटना को प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। चलिए आगे देख लेते हैं। 19 नंबर सवाल है कि दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दाल रबी और खरीफ दोनों मौसमों में उगाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, दोनों मौसमों में इसे उगाया जाता है। दलहन फलीदार फसलें हैं। तो देखिए, ये सही बात है कि ये फलीदार फसलें हैं। वह अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दलहन फसलों को 2 फसलों के बीच में लगाया जाता है। इससे जो नाइट्रोजन चक्र है वो बना रहता है मिट्टी का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दालों की गहन सिंचाई की सुविधा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, दालों को सिंचाई की
आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन रॉय, गोविंद मोहन, जेम्स ऑगस्टस हिक्की या विनोबा भावे? तो आप लोग बताइएगा किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारतीय प्रेस का जनक कहा जाता है। वहीं राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय के बारे में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड या उत्तराखंड? तो देखिए मैंग्रोव वन का जो सबसे अधिक विस्तार है वो है पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल है कि निम्न में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है? रेखीय मापनी, आरेखीय मापनी, प्रतिनिधि भिन्न या तुलनात्मक मापनी? तो देखिए किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तुलनात्मक मापनी के द्वारा मापा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ता है? काला, हल्का दोमट, पुरानी जलोढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मक्का के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो है हल्का दोमट मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं जो काली मिट्टी है इसमें कपास की खेती की जाती है। ठीक है, कपास की खेती की जाती है और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र में। जलोढ़ मिट्टी में धान की खेती की जाती है। ठीक है, तो ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ये कम उपजाऊ होती है, इसे बांगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था सिद्धू, कान्हू, तिलका मांझी या बिरसा मुंडा था? तो देखिए कौन था जो पहला संथाली कौन था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था? तो वो तिलका मांझी थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं सिद्धू और कान्हू जो है इन्होंने संथाल विद्रोह किया था। कब? तो 1855 ईस्वी में, 55-56 में इन्होंने क्या किया था? तो संथाल विद्रोह किया था। वहीं जो बिरसा मुंडा है इन्होंने मुंडा विद्रोह किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 25 नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? कानून के समक्ष समानता या अस्पृश्यता का उन्मूलन या रोजगार के अवसर की समानता या आर्थिक बराबरी? तो देखिए इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी संविधान में शामिल नहीं है, यानी कि आर्थिक रूप से सब बराबर नहीं हो सकते हैं, ये बात जो है इसमें शामिल नहीं है समानता के अधिकार में। चलिए आगे देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल है अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? इंडिया, होंडुरास, स्पेन या ब्राज़ील? तो कौन सा राष्ट्र राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था? तो वो हो जाएगा इंडिया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया जो है वो राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? 1989, 1991, 1993 या 1997? तो आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी घोषणा? तो 1991 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल है कि इनमें कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? काम का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या जीविका का अधिकार या वृद्धावस्था में भौतिक गारंटी का अधिकार? तो देखिए इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 नंबर सवाल है कि पिनासे की सरकार कितने वर्षों तक सरकार में रही? 10 वर्षों तक, 15, 17 या 20? तो कितने वर्षों तक सत्ता में रही थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 वर्षों तक सत्ता में रही थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल है कि मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या सुंदरवन में या पश्चिमी तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में? तो देखिए सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 31वां सवाल में है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? तो तेल का सबसे पुराना उत्पादक कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो देखिए सबसे पुराना जो तेल का उत्पादन राज्य है वो कौन सा है? असम है। असम के डिगबोई में सबसे पहली बार तेल निकाला गया था भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है?
अशिक्षा, निर्धनता, विकास या विषमता। तो देखिए लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे सहायक कौन सा है? विकास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 33वां सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश सबसे अंत में पराजित हुआ? चीन, जर्मनी, जापान या इटली। तो देखिए सबसे लास्ट में किसे पराजित होना पड़ा? तो जापान को, चूंकि इसमें दो दो परमाणु बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा, तो इसलिए सबसे लास्ट में जो है जापान हार मान लिया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देख लेते हैं कि बोस्टन की चाय पार्टी घटना कब घटी? 1765, 1767 या 1773 या 1774। तो देखिए बोस्टन जो टी पार्टी की घटना है यह 1773 ईस्वी में घटी थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 35वां सवाल है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 14, 47, 51 या 61। तो देखिए अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या कितनी आरक्षित है? तो 47 है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 36वां सवाल है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764, 1769, 1773 या 1775। तो देखिए स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हॉरग्रीव्स। जेम्स हॉरग्रीव्स ने क्या किया था? तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1764 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 37वां सवाल है इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु या पर्वत शिखर। तो देखिए सड़क से भी परिवहन हो सकता है, जल से भी किया जाता है, वायु से भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत शिखर। पर्वत शिखर से गाड़ी वगैरह चल सकता है क्या? बताइए आप लोग, इसमें कोई गाड़ी वगैरह जा सकता है? नहीं, तो ये जो है परिवहन का मार्ग नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 38वां सवाल है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? लौह, आर्सेनिक, क्लोराइड या निम्न में से कोई नहीं। तो बिहार में अति जल दोहन से आर्सेनिक तत्व की मात्रा बढ़ गई है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 39 नंबर सवाल है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम में और भी एक दर्रा है, उसका नाम है जेलेपला दर्रा। क्या है? जेलेपला और नाथुला ये दोनों ही सिक्किम में है। उत्तराखंड में है माना दर्रा। कौन सा दर्रा? माना दर्रा। उसके बाद नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीनों दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर सवाल है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन हो सकते हैं कितने रूप में से वर्गीकृत किया जाता है? कितने रूप में? संभावित, विकसित, स्टॉक, रिजर्व या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए उपरोक्त में से सभी जो है इन सभी को यानी कि वर्गीकृत किया गया है संसाधनों की श्रेणी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां सवाल है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना, लाहौर, दिल्ली या कराची। तो देखिए 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये कराची में आयोजित हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था यह 1929 ईस्वी में हुआ था। वहीं पटना के जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था वह 1912 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय या लॉर्ड कर्जन। तो देखिए 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 43 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार। तो देखिए इन्होंने पुलिस सुधार किया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन भी इन्हीं के काल में हुआ था, बिल्कुल सही। सैन्य व न्यायिक सुधार भी इन्होंने किया था, लेकिन ये जो नहीं किए थे वो क्या नहीं किया था? तो सती प्रथा पर रोक इनके द्वारा नहीं लगाया गया था, बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल है कि पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में थी। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है?
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या केरल? तो देखिए जो पोकल्ली धान है इसका संबंध केरल से है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल है कि निम्न में कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 46 नंबर सवाल है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन, सिनेमा, कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई, कला? तो देखिए ट्यूरिंग अवार्ड जो दिया जाता है ये कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1947 में या दिसंबर 1946 में या नवंबर 1949 में या जनवरी 1948 में? तो देखिए कैबिनेट मिशन के अनुसार जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 48 नंबर सवाल है किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास? तो देखिए भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली और उनमें से जो तीव्र और अधिक समावेशी विकास का उद्देश्य था वह 12वीं पंचवर्षीय योजना का था, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्यजीव संरक्षण, हिमालय संरक्षण, तटीय भागों का विकास या ओजोन परत का संरक्षण? तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था यह ओजोन परत के संबंधित था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओजोन परत से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल है कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो चलिए आप लोग बताइए कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 2 में, किस में है? भाग 2 में है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र आते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं। भाग 2 में नागरिकता संबंधी उपबंध आते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार आता है। वहीं जो भाग 4 है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस सुपर फास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 सवालों को काफ़ी जल्दी देखा है, जो आपके रिवीजन के लिए था। आपका रिवीजन कैसा हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने कितने सवालों को खुद से हल कर पाया, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, फिर हर बार की तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।